फ्रेंड्स, कहानी सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। श्वेता, वी नीड वन अकाउंट एग्जीक्यूटिव टुडे ऑन अर्जेंट बेसिस, अंडरस्टैंड। वो अपनी आदत से उलट थोड़ा तेज अंदाज में एचआर हेड श्वेता मेहर से बोला था। यस सर, आई विल ट्राई, वो घबरा कर बोली और इशारा पाकर केबिन से बाहर आ गई। अंदर कबीर भी थोड़ा परेशान था। उसने अभी अपना बिजनेस शुरू किया था। उसे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में अर्जेंट बेसिस पर रिक्वायरमेंट थी, लेकिन जिस पे स्केल पर वो रिक्रूटमेंट चाहता था वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। और बिना एग्जीक्यूटिव के उसकी क्लाइंट को टाइमली बिलिंग नहीं हो पा रही थी। लंच के टाइम तक उसके पास एक सिंगल सीवी आया था। उसने लंच किया और इंटरकॉम पर श्वेता से कैंडिडेट को अंदर भेजने के लिए कहा और तकरीबन 2 मिनट बाद ही उसके केबिन में एक नाजुक सी दुबली पतली सांवली सी लड़की खड़ी थी। उसने सफेद रंग का सूट पहना हुआ था और सफेद दुपट्टे को सर से अच्छे से डाला हुआ था। उसका गेटअप देखकर कबीर ने दांत भींच लिए थे। ये एक ऑफिस था, ना कि कोई मंदिर कि वो इस तरह आई थी। गुस्से को कंट्रोल करते हुए उसने उसे बैठने का इशारा किया। एक उचटती सी नजर उस पर डालकर उसने सीवी उठा लिया था। वो बिना मेकअप की थी, यहाँ तक कि आंखों में काजल तक नहीं था। उसके चेहरे पर हल्का पीलापन था, होंठ सूखे थे, लेकिन चेहरे पर मासूमियत थी। तो मिस मुक्ता मलिक, आपने अपनी पहली जॉब 3 महीने पहले छोड़ दी थी। बीच में इतने गैप का और जॉब छोड़ने का रीजन? उसने उसके सीवी पर सरसरी सी नजर डालते हुए कहा। कुछ पर्सनल रीजंस थे कि जॉब छोड़नी पड़ी थी और तब से अब तक मैं ट्राई कर रही हूँ, उसने नपे तुले लफ्जों में जवाब दिया। कबीर ने एक बारगी चौंक कर उसे देखा। वो बामुश्किल 21-22 साल की रही होगी। चेहरे की उदासी, कमजोरी और पीलापन होने के बावजूद उसके वजूद में एक मजबूती सी थी। पल भर के लिए चुप होकर उसने काम से रिलेटेड सवाल पूछने शुरू कर दिए और वो जवाब देती रही। जल्दी ही मुक्ता को ऑफर लेटर मिल गया था। बस कबीर इस कंफ्यूजन में था कि वो इतनी कम सैलरी पर काम करने के लिए कैसे तैयार हो गई, जबकि उसे काफी अच्छी नॉलेज थी। फिर उसने सर झटक दिया। जो भी हो, उसे तो सही एम्प्लॉय मिल गया था। मुक्ता बाहर आ गई थी और पैदल ही चलती थी। उसके पास किराए के पैसे नहीं थे। घर की हालत इतनी खराब थी कि कल दोपहर के बाद से मम्मी पापा ने भी कुछ नहीं खाया था। आज 3 महीने बाद उसे नौकरी मिली थी, वरना जहाँ भी जाती उसकी बदकिस्मती उससे पहले वहां पहुंच जाती थी। अब तो भूख और थकावट की वजह से उसका सर घूमने लगा था। उसने अपनी उंगली में पड़ी सोने की अंगूठी की तरफ देखा। यही एक आखिरी चीज बची थी जेवर के नाम पर। करीब ही मार्केट में वो ढूंढते हुए एक सुनार की दुकान पर पहुंच गई थी और उस अंगूठी को बेचकर बाहर निकली और ऑटो से घर पहुंच गई। बस में पैसे ले जाने का रिस्क वो नहीं ले सकती थी कि अब तनख्वाह मिलने तक इन्हीं पैसों से घर चलाना था। सर, कॉन्ट्रैक्ट पढ़कर मुझे लगता है कि हमारी बिलिंग 2 तरह की होती है, एक फिक्स्ड और दूसरी वेरिएबल। मेरे ख्याल से हमें फिक्स्ड बिलिंग कर बिल जमा करा देने चाहिए जिससे पेमेंट ड्यू हो सके, और वेरिएबल बिलिंग के लिए डाटा और जरूरी पेपर्स के साथ जो भी एक्स्ट्रा काम किया है उसका क्लाइंट एंड से अप्रूवल भी लेना चाहिए, तभी बिलिंग स्मूथ और विदाउट एरर हो सकेगी। वो ब्लैक कलर का सूट पहने हुए कबीर के सामने बैठी थी। आज आते ही उसने कबीर के कहने के हिसाब से बिलिंग के लिए सभी कंडीशंस पढ़ी थी और वो सभी रेट्स स्टडी करके उसके पास जा पहुंची थी। गो अहेड विथ फिक्स्ड बिलिंग, आई विल अरेंज ऑल वेरिएबल बिलिंग डाटा। कबीर को उसका तरीका पसंद आया था। आज वो कल से बेहतर थी। आज भी उसने सर दुपट्टे से ढका हुआ था। सर, एक वन मोर थिंग, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमने उन्हें सभी चीज़ें प्रोवाइड कराई है या नहीं? जैसे कि मैनेजमेंट फीस चार्ज करनी है तो क्लाइंट ने जितना स्पेस, इंफ्रास्ट्रक्चर और मेन पावर मांगी थी वो हमने पूरा किया या नहीं? अगर कम या ज़्यादा है तो रेट उसके हिसाब से लगेंगे। इसके लिए मैनेजमेंट फीस के बाइफर्केशन के कोटेशन चाहिए और जो भी एक्स्ट्रा दिया गया है उसका अप्रूवल। उसने पॉइंट क्लियर किया। कबीर उसकी समझ और लॉजिक का कायल हो गया था। वो बहुत सही एक्सप्लेन कर रही थी और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ।
जल्दी फिक्स्ड बिल बना दिए थे उसने और सॉफ्ट कॉपी कबीर को दिखाने के बाद उसने प्रिंट कर दिए थे। 1 महीना होते होते कबीर उसके काम करने के तरीके से इम्प्रेस हो चुका था। उसका सारा अकाउंट्स और बिलिंग का काम स्ट्रीमलाइन हो चुका था। क्लाइंट से भी पेमेंट आनी शुरू हो चुकी थी और उसकी टेंशन भी खत्म हो गई थी कि काम काफ़ी अच्छा चल रहा था। पिछले 4 महीनों में उसकी कंपनी ने 1 करोड़ का काम किया था और मुक्ता ने 1 महीने में वो सारी पेंडिंग बिलिंग कंप्लीट कर दी थी। अब तो उनकी आधी से ज़्यादा पेमेंट भी रिलीज हो गई थी। काम बढ़ने के साथ ही उसने मुक्ता का प्रमोशन किया था, जिससे उसकी सैलरी और डेजिग्नेशन दोनों ही बढ़ गए थे। मुक्ता अभी भी पहले रोज की तरह ही दिखती, उससे काम के मामले में बहुत कॉन्फिडेंट और तैयार, लेकिन बाकी उससे अलग, एकदम चुप और अलग। उसका बिहेवियर ऑफिस में काफ़ी लिया दिया था, खासकर मेल स्टाफ से। वो अनजाने तौर पर उसे अपनी नज़रों में रखने लगा था। मुक्ता प्रॉपर अकाउंट्स का काम देखती थी। बिलिंग के लिए 2 लोग अलग से रखे गए थे, एक असिस्टेंट उसके पास भी थी। फिर भी कबीर उससे एक बार इनवॉइस जरूर चेक करवाता था। श्वेता, मुक्ता कहाँ है? उसने उससे फंड फ्लो लेने के लिए उसकी सीट पर नज़र घुमाई तो उसे ना पाकर और उसका सिस्टम ऑफ देखकर पूछा, सर, उसके घर से कॉल आया था, कोई अर्जेंसी थी, इसलिए वो छुट्टी लेकर घर गई है, श्वेता ने कहा। ओके। वो अपनी सीट पर बैठा हुआ उसी के बारे में सोच रहा था। आंखें बंद कर कुर्सी की बैक से सिर टिकाया तो छम से उसका सादा पूर्वकार सरापा सामने आ गया। वो उसके पहले दिन से अब तक उसके बारे में सोचता रहा। उसे हमेशा सादा कपड़ों में गंभीर अंदाज में ही देखा था उसने। ना कोई हंसी के जलवे, ना अदाएं, ना भड़काऊ कपड़े, बस हमेशा सादा लिया दिया अंदाज। उसने आज तक कभी ऑफ नहीं लिया था और जो उसने आज लीव ली थी तो उसे उसकी कमी बेतरह से महसूस हो रही थी। उसके होठों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट फैल गई। उसने आंखें खोली और मुक्ता का नंबर डायल किया। हेलो मुक्ता। मुक्ता तो अभी यहाँ नहीं है, वो अभी बाहर है। जी आप? मैं उसकी मम्मी बोल रही हूँ। ओह नमस्ते आंटी, आप मुक्ता को बुला दीजिए, कुछ जरूरी काम था। अच्छा बेटा, होल्ड करना। मुक्ता, मुक्ता बेटा, क्या हुआ? उसे परेशान देखकर उन्होंने पूछा। पल भर के लिए वो फोन के बारे में बताना भूल गई थी। मम्मी, हमें आज शाम तक ये घर खाली करना है। मकान मालिक ने साफ इनकार कर दिया है। आप देखो पैकिंग का, मैं बाहर जा रही हूँ। अगर कहीं रेंट पर नहीं मिला तो पता नहीं क्या होगा। वो सच में बहुत परेशान थी। पापा हार्ट के मरीज थे और उन्हें ज़्यादा चलने फिरने की मनाही थी। वो अकेले कहाँ और क्या करेगी? इतनी जल्दी किराए पे कमरा मिलना आसान नहीं था। तो फिक्र मत कर, भगवान जी सब ठीक करेंगे। अरे हाँ, तेरे लिए फ़ोन है, उन्होंने उसके सर हाथ रखकर कहा। हेलो। जी सर। इज़ एवरीथिंग ओके मुक्ता? जी। आपने फ़ोन किया सर, कोई ज़रूरी काम था? उसने लहजे को मजबूत बनाते हुए कहा। अपनी कमजोरी दूसरों के सामने उजागर करना उसे पसंद नहीं था। तुमने फंड फ्लो रेडी कर दिया था? नहीं सर, मुझे कुछ अर्जेंट काम था इसलिए लीव लेकर आ गई थी। सॉरी, लेकिन मैं तैयार नहीं कर पाई और शायद मैं कल भी नहीं आ सकूंगी। ठीक है। कबीर ने ज़्यादा पूछना ठीक नहीं समझा और फ़ोन रख दिया, लेकिन वो महसूस कर रहा था कि वो बहुत परेशान है। उसने श्वेता से मुक्ता की फाइल मंगवाई और उसमें से उसका एड्रेस नोट कर लिया। मुक्ता की परेशानी उसे अच्छी नहीं लग रही थी। वो उसे ऑकवर्ड फील नहीं कराना चाहता था, लेकिन उसे यूं किस्मत के भरोसे भी नहीं छोड़ सकता था। वो ऑफिस से 5 बजे निकल गया था। जब वो उसके घर पहुंचा तो वो अपने मम्मी पापा के साथ किसी से बात कर रही थी, जो शायद मकान मालिक था। वो तीनों उससे चंद दिनों की मोहलत मांग रहे थे, लेकिन वो उन्हें उसी वक्त निकालने पर अड़ा था। क्या हुआ मुक्ता? उसने गेट को हल्का सा पुश करते हुए अंदर कदम रखा। आप? वो हक्का बक्का थी। हाँ जी, क्या परेशानी है आपको? वो मकान मालिक से बोला। परेशानी क्या है? अरे ये है परेशानी, खाली नहीं कर रहे हैं मकान। आप ऐसे कैसे मकान खाली करा सकते हैं? नोटिस तो देना चाहिए था। वो बाबूजी, घर मेरा है, जैसे चाहे खाली कराऊं। आप कौन हो मुझे बोलने वाले? वो गरजा था। सर, आप प्लीज रहने दीजिए, प्लीज। वो उससे रिक्वेस्ट के अंदाज में बोली। आप जाइए, 2 घंटे में मकान खाली हो रहा है। कबीर उसके मम्मी पापा की ओर बढ़ा। आप लोग मेरे साथ चलिए। उनसे नमस्ते करने के बाद वो बोला, लेकिन आप परेशान ना हो, मुझ पर भरोसा रखिए। उसने कोई नंबर डायल करते हुए कहा। वो उन्हें अपने घर ले आया था। मुक्ता ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने उसे बड़े हक के साथ चलने को कहा था। रघु काका को फोन करके उसने पहले ही 2 रूम साफ करने के लिए कह दिया था। मुक्ता के मम्मी पापा को एक रूम में
आराम करने का बोलकर वो मुक्ता को दूसरे रूम की तरफ ले गया था। यह आपका कमरा है मुक्ता, उसने रूम की ओर इशारा करते हुए कहा। सर थैंक यू, वो बामुश्किल बोल पाई थी। उसकी आंखों में नमी सी थी। ऐसा लगता था कि उसने मुश्किल से खुद को रोने से रोक रखा हो। चेहरे पे शर्मिंदगी और एहसान लेने वाले जज्बात थे। कबीर उसे awkward फील नहीं कराना चाहता था, इसलिए मुस्कुरा दिया था, वरना दिल तो चाह रहा था कि उसे कहे कि मैं हूं ना, तुम्हें मेरे रहते परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपनी लिमिट्स में ही रहा। सर, आपकी फैमिली, उन्हें हमारे यहाँ आने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? वो धीरे से सर झुकाकर बोली। मेरी फैमिली? मैं कुछ समझा नहीं। जी, मेरा मतलब है आपके माता पिता और पत्नी, उसने पूछा। वो पल भर के लिए चुप हो गया। मैं यहाँ अकेले रहता हूँ, अब आप आराम कीजिए, डिनर पर मिलते हैं, उसने कहा और चला गया। कबीर के जाने के बाद उसने रूम में अपना बैग रखकर दरवाजा बंद कर लिया और दरवाजे से लग कर ही फर्श पर बैठ गई और बेआवाज रोने लगी। तमाम मजबूती और शक्ति आंसुओं में बह रही थी। वो बेटा बनने की जितनी भी कोशिश करती, सब नाकाम हो रही थी। हालांकि कभी भी मम्मी पापा ने उसे बेटे की कमी का एहसास नहीं कराया था, लेकिन उनके अंदर की तकलीफ वो समझती थी। कुछ दर्द तकलीफ बयान से बाहर होती है। कुछ देर बाद वो उठी और आंसू साफ कर वॉशरूम की ओर बढ़ गई। वो हाथ मुंह धोकर मम्मी को बोलकर किचन की तरफ आ गई थी। रघु काका शायद डिनर की तैयारी कर रहे थे। काका, मैं अंदर आ जाऊं? उसने दरवाजे पर खड़े होकर पूछा। जी जी, आइए ना। कुछ चाहिए था बेटा आपको? उन्होंने प्याज काटना रोककर पूछा। जी काका, मैं आपकी मदद करूं तो आपको या सर को बुरा तो नहीं लगेगा? मैं खाली बैठी थी, अच्छा नहीं लग रहा था, अगर आपको एतराज ना हो तो, उसने अंदर आते हुए कहा। नहीं बेटा, एतराज कैसा? कबीर साहब तो कभी किसी को अपने से छोटा और कमतर नहीं समझते, फिर आपको तो वो खुद यहाँ लाए हैं। उसे लगा रघु काका ने बोलते बोलते बात बदल दी, लेकिन फिर सर झटक दिया। लेकिन बेटा जी, आप आराम करो, मैं खाना तैयार करता हूँ, वो प्याज छीलते हुए बोले। मैं आटा गूंथ देती हूँ, वो बोली और उनसे पूछकर आटा निकालने लगी। अभी उसने आटा तैयार ही किया था कि कुकर जिसमें दाल रखी थी उसमें सीटी आई और हरी मिर्च काटते रघु काका की उंगली कट गई। उसने जल्दी से गैस बंद किया और उनके हाथ पर पानी डालकर साफ किया और उनसे पूछकर बैंडेज लगा दी। उसने उन्हें जबरदस्ती बाहर किया और खुद खाना बनाने लगी। वो पानी लेने के लिए किचन में जा रहा था कि दरवाजे पर ही पल भर के लिए ठिठक कर रुक गया। वो खाना बनाने में बिजी थी, दुपट्टा साइड में करके बांधा हुआ था। बालों का ढीला सा जूड़ा जिसमें से चंद लटें निकलकर आवारगी से उसके गालों को चूम रही थी। वो बहुत प्यारी लगी उसे उस दम। आज पहली बार उसने उसे बगैर सर ढके देखा था। वो उसे निहारते हुए ये भी भूल गया कि उसे प्यास लगी थी। सर आप? उसे देखकर वो चौंक गई थी और दिल ही दिल में खुद पर लानत भेजते हुए दुपट्टा दुरुस्त करके सर से ओढ़ लिया था। किसी गैर मर्द के घर पर वो इतनी लापरवाह कैसे हो सकती थी? चेहरे पर अफसोस सा उतर आया था। हाँ, मैं पानी लेने आया था, लेकिन आप क्यों खाना बना रही हैं? रघु काका कहाँ हैं? उसने फ्रिज से पानी की बोतल निकाली। उनकी उंगली में कट लग गया था, तो मैंने ही उन्हें जबरदस्ती हटा दिया था। बैंडेज गीली होकर उतर जाती है इसलिए। आपने तो माइंड किया ही नहीं। ओ नहीं, बस आपको यहाँ सोचा नहीं था, उसने कहा और बाहर निकल गया। रघु काका के साथ मिलकर उसने टेबल पर खाना लगा दिया था। कबीर तो बस उसी को गुपचुप निहार रहा था। एक अरसे बाद खुशी उसने दिल से महसूस की थी। खाना भी अच्छा बना था, उसने दिल ही दिल में उसकी तारीफ की थी। सुबह उसकी नींद जब खुली, वो खिड़की के पास आकर खड़ा हो गया और नीचे लॉन में नजर गई। मुक्ता के लहराते हुए दुपट्टे को देखा और वहीं खड़ा हो गया। वो सफेद रंग के सूट में बहुत मासूम और प्यारी लग रही थी। गेहुआ रंग, काले रंग रेशमी बाल खुले हुए थे। वो लाल गुलाब की झाड़ के पास बैठी थी, गुलाब पर हाथ फेरते हुए जाने किस सोच में डूबी हुई थी। वो ऊपर अपने कमरे की खिड़की से उसे निहार रहा था। वो नजरों से दिल में उतरती महसूस हो रही थी। तभी मुक्ता के हाथ में कांटा चुभ गया और उसके होठों से हल्की सी आह निकल गई। ऊपर से उसे देखता कबीर जल्दी से नीचे आया था। वो उंगली को दूसरी हाथ से दबाए हुए खड़ी थी। कबीर ने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। कहाँ ध्यान था तुम्हारा? क्या सोच रही थी? वो फिक्रमंद सा था। मुक्ता ने हैरानी से उसे देखा। वो उसी की तरफ देख रहा था। फिक्र के साथ साथ कुछ महकते हुए जज्बात भी उसकी निगाहों में मचलते हुए नजर आए थे। उसकी छठी इस लम्हे भर में उसे वार्न कर चुकी थी। उसने झट से अपना हाथ खींच लिया था। मैं ठीक हूँ सर,
वो दुपट्टा से सर ढकती हुई कहने लगी और खड़ी हो गई। कबीर भी साथ ही खड़ा हो गया। वो उसे नजरें चुराते हुए देख चुका था। चलिए नाश्ता वगैरह कर लीजिए, ऑफिस के लिए 8:30 बजे निकलना है। उसने और कुछ कहना मुनासिब नहीं समझा। सर मैं चली जाऊंगी, अच्छा नहीं लगेगा कि आपके साथ ऑफिस जाऊं। आप बॉस और मैं एम्प्लॉई हूँ, तो अलग जाना ही ठीक है प्लीज, उसने नजरें झुकाए हुए कहा। कबीर ने एक गहरी सांस ली और ठीक है कहकर अंदर चला गया। उसे मुक्ता की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। वो उससे कुछ भी गलत बिहेव तो नहीं कर रहा था, लेकिन वो क्यों ऐसा कर रही थी वो समझ नहीं पाया। उसके जाने के बाद मुक्ता ने जल्दी से बाल समेट कर जूड़े की शक्ल दी और दुपट्टा फिर से सर पर जमा कर अंदर अपने रूम में आ गई। वो कबीर के जज्बातों को जरा भी हवा नहीं देना चाहती थी। उसे मम्मी पापा की फिक्र खुद से ज्यादा थी। वो कबीर से अलग और पहले ही ऑफिस गई थी और उससे अलहदा ही वापस आई थी। उसे अब यहाँ रुकना बहुत अजीब लग रहा था। वो अब जल्द से जल्द यहाँ से चली जाना चाहती थी। कबीर के जज्बातों को आवाज मिली उससे पहले ही वो उसे यहाँ से जाना होगा। उसे ये मोहब्बत इश्क सब बेकार की बातें लगती थी। हालातों ने उसका इन जज्बों पर से यकीन हटा दिया था। आज भी वो किचन में रघु काका के साथ काम करा रही थी। पापा का बीपी अचानक शाम को बढ़ गया था तो वो दवाई लेकर लेटे थे। मम्मी उनके पास ही थी। कभी डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए गैर महसूस अंदाज से मुक्ता को देख रहा था, हालांकि जाहिरी तौर पर निगाहें मोबाइल पर थी। आज उसे यहाँ 1 हफ्ता हो चुका था और उस रोज सुबह के बाद से उसने काफी अलर्ट रहना शुरू कर दिया था। वो अपने पुराने अवतार में ही रहती थी। साहब आपके लिए खाना लगा दूं? रघु काका ने पूछा। सिर्फ मेरे लिए? उसने काका की ओर देखा। जी, मुक्ता बिटिया कह रही हैं कि उनका मन नहीं हो रहा है। जब उनके पिताजी की तबीयत संभलेगी तो वो साथ में खा लेंगे। ठीक है, आप मेरे लिए कॉफी बना दीजिए, अभी मन नहीं है मेरा भी, उसने कहा। मुक्ता जो किचन में खड़ी सब सुन रही थी, उसे ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। वो जानती थी कि कबीर ये सब उसे सुनाने के लिए नहीं कर रहा है। उसकी निगाहों की तपिश वो रूखे फेरे वे भी महसूस कर सकती थी। सर आप खाना खा लीजिए प्लीज, पापा के बिना मैं नहीं खा सकूंगी, आप माइंड मत कीजिए, उसने उसके पास आकर धीरे से कहा। और आपके बिना खाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आदत हो गई है आपकी, उसने उसकी तरफ देखकर कहा। लेकिन मुक्ता ने नजरें नहीं उठाई। आपको आदत नहीं डालनी चाहिए, बाद में आदतें छोड़ने में तकलीफ होती है, वो धीरे से बोली। और अगर आदत छोड़नी ही नहीं हो बल्कि और भी पुख्ता करने का इरादा हो तो? वो भी आज सब कुछ बोल देना चाहता था। मुक्ता को समझ नहीं आया कि वो क्या कहे, इसलिए जाने लगी थी। कबीर ने उसकी कलाई थाम ली थी। जवाब तो दो। उसका गला सूखने लगा था, सांसें अटक रही थी। वो अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश करने लगी लेकिन कबीर की पकड़ मजबूत थी। वो उसके सलोने चेहरे में खोया हुआ था। गहरी काली आंखों पर स्याह पलकों की झालर कांप रही थी। होठ शायद बोलने के लिए लफ्ज तलाश रहे थे। वो मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से उसे देख रहा था। उसने नजरें उठाकर उसे देखा और उसकी मुस्कुराहट और अपनी कमजोरी उसे तपा गई। सर आप ये क्या कर रहे हैं? प्लीज छोड़िए मेरा हाथ। आपके घर में रहने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी करेंगे, वो भर्राई आवाज में बोली। मुक्ता क्या कह रही हो? मैंने कब कोई गलत बिहेव किया है? प्यार करता हूँ तुमसे, तुम्हारे बारे में गलत सोच भी नहीं सकता। तुमने एक पल भी नहीं लगाया इल्जाम लगाने में। उसने अभी भी हाथ नहीं छोड़ा था। रघु काका जो कॉफी लेकर आ रहे थे हालात को देखते हुए वापस पलट गए थे। आप आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है आपके लिए, छोड़िए मुझे प्लीज, मुझे अपने कमरे में जाना है। उसने लहजे को मजबूत बनाने की नाकाम कोशिश की। और मैं हमारा कमरा एक करना चाहता हूँ। वो बदस्तूर उसकी कलाई को गिरफ्त में लिए हुए था। आप अपने घर में पनाह देने की कीमत मुझसे ऐसे वसूलना चाहते हैं? मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। उसकी आंखों में खौफ और नफरत साफ नजर आ रही थी। क्या बकवास कर रही हूँ? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ बेवकूफ लड़की। उसकी बातों में तिलमिला उठा था। कहते हुए उसे हल्का सा खींचा तो वो उसके सीने से जा लगी थी। दोनों ही इस अचानक इंसिडेंट पर बौखला गए थे। वो उसके इतने करीब थी कि उसकी तेज धड़कनें भी उसे महसूस हो रही थी। मुक्ता के तो हवास बाख्ता हो गए थे। उसका दराज कद, मजबूत बाजू, उसके भरपूर वजूद का एहसास और उसके वजूद की खुशबू, वो खुद को बेबस पा रही थी। धड़कनें काबू में ना थी। कबीर की पकड़ लम्हे भर को ढीली हुई और वो खुद को छुड़ाकर तेजी से भागती हुई अपने रूम में चली गई और दरवाजा लॉक कर लिया। इधर कबीर भी अपने बालों में हाथ फेरता हुआ ऊपर अपने कमरे में चला गया।
आज सब कुछ बोलकर वो बहुत हल्का महसूस कर रहा था खुद को। उसकी नजदीकी को याद करके वो बरबस मुस्कुरा दिया। मुक्ता, कम इनसाइड, उसने इंटरकॉम पर कहा। वो कल से उसके सामने नहीं आ रही थी। उसके अंदर हिम्मत नहीं थी उसका सामना करने की। रात भी उसने कुछ नहीं खाया था और नाश्ते पर भी उसका सामना ना करना पड़ जाए इस वजह से भूखी ही वो ऑफिस आ गई थी। अब जो उसने बुलाया तो तमाम हिम्मत जुटाकर वो खड़ी हुई। मैं आई कम इन सर? यस। जी सर। बैठ जाओ। कबीर के कहने पर वो बैठ गई थी, लेकिन नजरें नहीं उठाई थी। कबीर ने आज पहली बार बेबाक भरपूर निगाहों से उसका जायजा लिया। आज भी सफेद रंग का सादा सलवार सूट पहने हुए, दुपट्टा सर पर डाले हुए, नजरें झुकाए बैठी थी। चेहरे की गंदुक हुई रंगत में हया की सुर्खी नुमाया थी। वो लंबे कद और मुनासिब फिगर की एक खासी दिलकश लड़की थी, लेकिन खुद को संवारने की कोई कोशिश नहीं करती थी। वो उठा और दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया। मुक्ता ने उसे देखा और उठ खड़ी हुई। उसके चेहरे पर फिर से हवाइयां उड़ने लगी। वो उसे नहीं चाहती थी और उसके घर में फैमिली के साथ रह रही थी। उसके इजहारे मोहब्बत ने उसको परेशान कर दिया था और अब उसका केबिन में बुलाना, जहां वो तन्हा उसके साथ थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। जी सर, कोई काम था आपको? जब कई लम्हे खामोशी से निकल गए तो घबरा कर बोल उठी, मुझसे शादी करोगे? वो एक पैर मोड़कर दरवाजे से लगकर खड़ा हुआ था। दोनों हाथ सीने पर बंधे थे। उसकी शोक निगाहें उसके चेहरे का तवाफ कर रही थी। उसके दिल पे काबिज होने वाली वो पहली लड़की थी। सर, यह ऑफिस है, यहाँ ऐसी बातें आपको नहीं करनी चाहिए। फिर भी आपने पूछ लिया है तो मेरा जवाब है कि मुझे शादी से नफरत है और मैं शादी नहीं करूंगी। उसने उसकी तरफ देखते हुए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा। वो उसके लहजे के कड़वेपन पर चौंक गया। लेकिन क्यों? मैं आपको जवाब देने की पाबंद नहीं हूँ। मुझे बहुत काम है। दरवाजे से हटिए, मुझे जाना है। और प्लीज आगे से कभी ऐसी कोई बात मत कीजिएगा, उसने आगे बढ़ते हुए कहा। कभी दरवाजे से जरा भी नहीं हिला। वो गौर से उसके चेहरे को देख रहा था, जिस पर नफरत और गुस्सा बिखरा हुआ था। मुक्ता उसके करीब आ गई थी, लेकिन उसने हटने की कोई कोशिश नहीं की। तुमसे बात तो करनी है मुझे। यहाँ बात करोगी या कहीं और? अगर बात इसी बारे में है तो कहीं नहीं। मुक्ता, शादी तो एक ना एक दिन तो करनी ही है तुम्हें, फिर आप क्यों नहीं? वो बगौर उसे देख रहा था। मैंने कहा ना, नहीं करनी मुझे शादी। आप समझ क्यों नहीं रहे? ये मेरा पर्सनल मैटर है। आप पीछे छोड़िए मेरा। अगर आप ऐसे ही करते रहे तो मुझे मजबूरन ये नौकरी छोड़नी होगी और आपके घर से भी मैं जल्दी ही अपनी फैमिली के साथ चली जाऊंगी। उसका लहजा मजबूत था। इसकी जरूरत नहीं है। कबीर दरवाजे से हट गया। मम्मी, ओ सॉरी आंटी। अरे नहीं बेटा, मम्मी ही बोलो। तुम मुझे अपने बेटे जैसे ही लगते हो। उनकी आंखों में एक साया सा लहराया था। फिर तो मैं आज से, अभी से आप दोनों के मम्मी पापा ही बोलूंगा। मुझे भी माता पिता मिल जाएंगे। उसने कहा। बेटा, तुम्हारे माता पिता साथ नहीं रहते? सारिका जी, मम्मी ने पूछा। वो दोनों तो हमेशा मेरे साथ हैं मम्मी, बस इस दुनिया से चले गए हैं। 12 साल पहले एक रोड एक्सीडेंट में वो दोनों मुझे छोड़कर चले गए, कबीर ने कहा। ओ, माफ करना बेटा, तुम्हारा दिल दुखा दिया। अरे नहीं मम्मी, और आज पापा और मुक्ता नजर नहीं आ रही हैं। उसने बात बदल दी। यूं भी उसकी नजरें उसी को खोजती रहती थी। वो दोनों किराए का घर देखने गए हैं। क्या? लेकिन क्यों? क्या आप लोगों को यहाँ कोई परेशानी है? मुझे बताइए। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन कब तक यहाँ रहेंगे? 1 महीने से ज्यादा हो गया है, जाना तो होगा ही। क्यों जाना होगा? आप लोग यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। पापा से मैं बात कर लूंगा। वैसे भी उनकी तबीयत सही नहीं रहती। ऐसे में अगर कभी भगवान न करे कोई इमरजेंसी हो गई तो आप और मुक्ता कैसे संभाल सकेंगे सब? बस मैंने कह दिया, कहीं नहीं जाएंगे आप अपने बेटे को छोड़कर। वो अपना फैसला सुनाते हुए बोले। बेटा, हम तुम्हारे माँ पिताजी जैसे हो सकते हैं, लेकिन माँ पिताजी तो नहीं हो सकते। कल तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारी पत्नी को जाने कैसा लगे। योगेश जी, जो तभी मुक्ता के साथ आए थे, उससे बोले। मुक्ता लम्हे की चौथाई में अपने कमरे में चली गई थी। ऐसा नहीं होगा, और अगर 1% हुआ भी तो तब की तब देखेंगे। अभी तो आप कहीं नहीं जा रहे हैं, उसने आराम से कहा और तीनों मुस्कुरा दिए। उसने उस रोज के बाद मुक्ता से कुछ नहीं कहा था और ना ही उसका रास्ते में आया था, लेकिन वो हर पल उसकी नजरों के हिसाब में रहती थी। उसने उन लोगों को जाने से रोक लिया था। मुक्ता की अभी भी हर पल यही कोशिश थी कि वो यहाँ से चली जाए, लेकिन उसकी लाख कोशिशों के बावजूद
ना तो उसे कोई कमरा ही मिल रहा था, ना ही दूसरी जॉब। वो उसकी निगाहों की तपिश हर पल खुद पर महसूस करती थी, मगर उसके दिल में उसके लिए कोई फीलिंग नहीं थी। वो भी अब थकने लगी थी। तुम ठीक हो मुक्ता, क्या हुआ? वो मुक्ता के दर्द भरे चेहरे को देखकर फिक्रमंदी से पूछने लगा। वो जो किसी से मिलने जाने के लिए ऑफिस से निकलकर पार्किंग लॉट में आया था, मुक्ता को बाहर जाते देख उसके पास आ गया था, जिसका चेहरा दर्द और तकलीफ से पीला पड़ा हुआ था। उसका एक हाथ उसके पेट पर था। कुछ नहीं, मुझे घर जाना है, वो बामुश्किल बोल पाई। आओ मैं ड्रॉप कर देता हूँ, तुम्हारी तबीयत को क्या हुआ है? वो फिक्रमंद था। मुक्ता ने कोई जवाब नहीं दिया। वो जवाब देने की हालत में नहीं थी। उसने उसे गाड़ी में बैठाया और खुद ड्राइविंग सीट संभाल ली। ड्राइवर को हाथ के इशारे से मना कर दिया था। मुक्ता, क्या हुआ, कुछ बोलो। वो उसकी बिगड़ती हालत से परेशान हो उठा। उसकी आंखों से तकलीफ की वजह से आंसू निकलने लगे थे। उसने अपने दोनों हाथों से पेट को पकड़ा हुआ था। हाँ, हॉस्पिटल जा रहे हैं, तुम प्लीज हिम्मत रखो, वो तेजी से ड्राइव करते हुए बोला। सर, मुझे घर ले चलिए प्लीज। 5 मिनट बाद ही उसने नजदीकी हॉस्पिटल में गाड़ी लगाई थी। वो नींद बेहोश हो चुकी थी। वो उसे बाजुओं में उठाकर फौरन इमरजेंसी वार्ड की ओर बढ़ा था। वहां फौरी तौर पर ट्रीट करने के बाद उसे वार्ड में ले गए थे। पिछले 2 घंटे से वो परेशानी से इधर उधर टहल रहा था। डॉक्टर उसके कुछ टेस्ट करवा रही थी। 10 मिनट के बाद डॉक्टर ने उसे बुलाया था। मिस्टर सिंह, आपकी वाइफ अब ठीक है, बट आई वंडर आपने अभी तक उनका किसी गायनोलॉजिस्ट से चेकअप क्यों नहीं कराया? एनीवे, मैंने मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दी है, बी श्योर टाइम से लेती रहें। डॉक्टर उसे मुक्ता का हस्बैंड समझकर बता रही थी। बट डॉक्टर, हुआ क्या है मुक्ता को? उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब? उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल काफ़ी डिस्टर्ब है। जब उनका मिसकैरेज हुआ था तब शायद यूट्रस पर चोट लगी थी। इस वजह से जब भी उन्हें ब्लीडिंग भी ज़्यादा होगी और दर्द भी। बट डोंट वरी, आप मेडिसिन टाइम से दीजिए और प्रॉपर रेस्ट करेंगी तो वो बहुत जल्दी रिकवर कर लेंगी। ये तो अच्छा हुआ कि आप इन्हें ले आए, डॉक्टर ने मुक्ता को आते देखकर कहा, वरना प्रॉब्लम इतनी बढ़ सकती थी कि शायद ये कभी माँ ना बन पाती। बस अब आप थोड़ा पैसेंस रखिएगा, कुछ दिनों तक दूर ही रहना होगा। डॉक्टर की बात पर जहां मुक्ता शर्म से सर झुका गई थी, वहीं कबीर ये यकीन करने में लगा हुआ था कि उसने जो कुछ सुना वो सच है। मुक्ता की तो अभी तक शादी भी नहीं हुई थी, फिर ये मिसकैरेज। उसे लगा उसका सर फट जाएगा। तुम प्रेग्नेंट थी और तुम्हारा मिसकैरेज हो गया था? उसने लहू रंग आंखों से उसे देखा। गाड़ी अपनी मखसूस रफ्तार से रोड पर दौड़ रही थी। वो उसके बगल की सीट पर बैठी थी। उसने जब उसे थैंक्स कहा तो उसके जवाब में उसके सवाल पर वो फटी फटी आंखों से उसे देखने लगी। फिर फौरन ही उसने नजरें झुकाकर मुंह फेर लिया था। इस खामोशी का क्या मतलब समझूं मैं? हाँ, ये सच है, उसने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया। उसके कानों में जैसे किसी ने पिघला शीशा उतार दिया था। एक कयामत थी जो उसके अंदर बरपा थी। कौन था वो जिसने तुम्हारे साथ ऐसा किया? क्या किसी ने जबरदस्ती की थी तुम्हारे साथ? उसने खुद पर काबू करने की भरपूर कोशिश की थी। ये मेरा पर्सनल मामला है, आपको कुछ भी बताने की पाबंद नहीं हूं मैं। वो उसके तेवर से घबरा गई थी, लेकिन जाहिर नहीं होने देना चाहती थी। उसके अंदर और बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रह गई थी। रैश ड्राइविंग करते हुए वो घर पहुंचा था और तेजी से उतरकर अपने कमरे में चला गया था। वो सब कुछ जानना चाहता था, लेकिन इस वक्त ऐसा जुनून तारी था उस पर कि उसका सब कुछ तहस नहस करने का मन हो रहा था। मुक्ता, कबीर ने उसे पुकारा। वो ठिठक गई। इस वक्त घर में उन दोनों के अलावा कोई नहीं था। रघु काका के बड़े भाई की तबीयत खराब थी, वो उनके पास गांव गए हुए थे। पापा मम्मी के साथ डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गई थी। कबीर ने मम्मी से कहकर उसे कुछ दिनों के लिए ऑफिस जाने से रोक दिया था। वो किचन में काम कर रही थी कि कबीर भी उसके पीछे वहीं आ गया था। तुमने बताया नहीं मुझे, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? किसका बच्चा था वो अड़ियल अंदाज में रूबरू था। आपसे मतलब? आपको कुछ भी पूछने का कोई हक नहीं है। आप जाइए यहाँ से, मुझे परेशान मत कीजिए। उसका अंदाज मुक्ता को गुस्सा दिला गया। क्यों, मालूम नहीं है तुम्हें कि वो किसका बच्चा है? इतना तो पता होना चाहिए था। वो उसके लहजे पर बिफर गया था। मुक्ते के होठ भिज गए थे। उसकी बात पर शर्म से सुर्ख होने लगी थी। इतने खुलेपन की उम्मीद नहीं थी उससे। वो आंखें उठा नहीं पाई। उसकी खामोशी कबीर के गुस्से को और भी भड़का रही थी। मैं तो तुम्हें बहुत मासूम समझता था मुक्ता, लेकिन तुम इतनी घटिया और लूज कैरेक्टर निकलोगी नहीं जानता था। सब कुछ तुम्हारी मर्जी से हुआ। तुमने ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारे माँ बाप कितने शरीफ है। उन्हें मालूम होगा तो डूब मरने का मकाम हो जाएगा उनके लिए। तुम सब लड़कियां एक जैसी होती।
जब तक मन चाहा दूसरों के जज्बातों के साथ खेला और जब मन भर गया तो छोड़ दिया। मिली थी एक लड़की मुझे भी जो मुझे इस्तेमाल कर गई। सोचा था फिर कभी किसी पर भरोसा नहीं करूंगा, कभी किसी को अपनी जिंदगी में शामिल करने का सोचूंगा भी नहीं। फिर तुम मिली, तुम्हें देखकर फिर दिल तमन्ना करने लगा। वो पल भर को रुका। मुक्ता दूसरी ओर रूठ किए सर झुकाए खड़ी थी। उसे इस तरह चुप देखकर उसका गुस्सा और भी बढ़ गया। लेकिन मैंने ही गलत लड़की को चुन लिया था। तुम इस लायक ही नहीं हो। तुम 4 पल साथ निभा सकती हो, उम्र भर नहीं। लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुमने तो उस अजन्मे बच्चे तक की जान ले ली। उसने जहर बुझे लहजे में कहा। नहीं, नहीं ली है मैंने जान अपने बच्चे की। मेरा बच्चा था वो, कैसे मार सकती हूँ उसे अपने हाथों? तुम मर्द के लिए इल्जाम लगाना बहुत आसान है। सब कुछ अपनी मर्जी से चाहते हो। लूज कलेक्टर का सर्टिफिकेट बस हम औरतों के लिए ही बना है। बिना शादी के प्रेग्नेंट नहीं थी मैं। शादी हुई थी मेरी। आज तक मुझे सफेद और काले कपड़ों में ही देखा है ना? कभी सोचा है कि इस रंगीन जहान में मेरी दुनिया ही ब्लैक एंड व्हाइट क्यों है? क्योंकि विधवा हूं मैं, अपने बच्चे की कातिल की विधवा। वो चिल्ला पड़ी थी और फिर रोते हुए भागकर अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। जख्मों के टांके टूट गए थे जिनसे लहू आंसू की सूरत बह रहा था। वो बेतहासा फूट फूट कर रो पड़ी। पता नहीं माँ जी पर आंसू बहा रही थी या अपने हाल पर। कबीर के तो होशो हवास ही गुम हो गए थे। ऐसा कुछ तो उसकी समझ से परे था। वो चंद लम्हे फ्रिज सा होकर वहीं खड़ा रह गया था। वो विधवा थी। उसकी उम्र मुश्किल से 22-23 साल होगी और पिछले 8 महीने से वो उसे देख रहा था। तो इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था उसे जरा होश आया तो रियलाइज हुआ कि किन घटिया इल्जामों से नवाज दिया था उसे। उसका दुख, उसकी तकलीफ का तो अंदाजा तक नहीं था उसे। छोटी सी उम्र में इतने दाग लिए हुई थी वो तेजी से अपने कमरे तक गया था। उसकी सिसकियों की आवाज उसका दिल चीर रही थी। वो दरवाजा खुलवाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि अचानक से रोने की आवाज बंद हो गई और कुछ गिरने की आवाज आई। दरवाजा लॉक था। उसने उसे कई बार आवाज दी लेकिन कोई जवाब ना पाकर उसका दिल डूबने लगा। दरवाजा तोड़ने के अलावा दूसरा रास्ता ना था। दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुआ तो वो बेड के पास नीचे आड़ी तिरछी गिरी हुई थी। सर बेड के कोने से टकराया था और खून निकलकर फर्श को रंगीन कर रहा था। वो पुकारते हुए तेजी से उसकी तरफ बढ़ा और तभी किसी के आने की आहट हुई। आपकी पत्नी की हालत ठीक नहीं है, आप उन्हें एडमिट करा दीजिए। हमने फौरी तौर पर रोकथाम कर दी है, लेकिन उन्हें चंद दिनों तक इलाज और ऑब्जर्वेशन की जरूरत है। डॉक्टर नीलिमा भटनागर, जिन्होंने पहले भी मुक्ता का ट्रीटमेंट किया था, कबीर से कहा। साथ खड़ा सतीश ये सुनकर चिढ़ पड़ा था। वो आज पीएफ डिपार्टमेंट में ऑथोराइज सिग्नेटरी लेटर सबमिट कराने के लिए उस पर कबीर के साइन लेने आया था। जब उसने कबीर को मुक्ता को बाहों में उठाए हुए तेजी से रूम से निकलते देखा था, वो चौंक तो तभी गया था। और अब ये डॉक्टर का कहना कि वो कबीर की पत्नी है, उसके होश उड़ाने के लिए काफी था। कबीर तो डॉक्टर के साथ बात करते हुए चला गया था, लेकिन वो अभी भी शौक की हालत में खड़ा था। थोड़ी देर बाद कबीर आया तो थोड़ा रिलैक्स था। उसने अथॉरिटी लेटर पर उसके साइन लिए और तेजी से निकल गया। कबीर ने मुक्ता को एडमिट करा दिया था, लेकिन होश में आते ही वो जाने की जिद पकड़े हुई थी। उधर सारिका और योगेश जी परेशान थे कि कबीर और मुक्ता दोनों ही घर पर ना थे। कबीर के फोन करने पर उन्हें मालूम हुआ कि मुक्ता की तबीयत खराब है और वो दोनों जल्दी से हॉस्पिटल के लिए निकल गए हैं। गुड मॉर्निंग मैम, कैसी तबीयत है आपकी? सतीश के कहने पर वो थोड़ी हैरान हुई और फिर धीरे से ठीक है और धन्यवाद कहकर अपनी सीट की तरफ बढ़ गई। लेकिन आज पूरे दिन उसे बहुत अजीब सा लगता रहा, जैसे सब उसे देखकर कुछ बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं और मुंह पर हाथ रखकर गुपचुप तरीके से कुछ कह रहे हैं। वो समझ नहीं पा रही थी कि एक हफ्ते में ऐसा क्या हो गया था। पूरा दिन वो काफी बिजी रही। कबीर भी आज ऑफिस में नहीं था। वो क्लाइंट ऑफिस मीटिंग के लिए गया था। शाम को जाने से पहले वो वॉशरूम में आ रही थी कि उसके कानों में रेविका और तनुजा की आवाज पड़ी। वो वहीं रुक गई। देखने में कितनी सीधी लगती है ये मुक्ता। यार, कबीर सर जैसे हॉट बंदे को फंसा लिया इसने। पता नहीं कब से साथ रह रहे हैं। तनुजा की आवाज में हसरत थी। यूं भी कबीर उसका क्रश था, बल्कि उसका क्या ऑफिस की कई लड़कियां उस पर मरती थी। भगवान जाने किसने किसे फंसाया है, मगर कबीर सर इसके साथ सही मजे कर रहे हैं। लिव इन में रहो, शादी का झंझट नहीं और जो चाहिए वो मिल ही जाता है। यूं भी मजे तो इन मैडम के भी पूरे हैं। साथ रहो, खूब पैसा उड़ाओ, खाओ पियो, ऐश करो। बदले में रात में बिस्तर पर ही तो जाना होता है बस। देविका ने कहा। ठीक है, फिर
इतना सती सावित्री होने का नाटक क्यों करना यार? जो है वही दिखाओ। वो तो सतीश ने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना कि डॉक्टर इसे वाइफ बोल रही थी सर की। देखने में जोगन और भोगने में सबसे आगे। इतना कहकर उन्होंने हाथ पे हाथ मारा और दोनों हंस पड़ी। उसके अंदर हश्र बर्पा हो रहा था। तो ये बात थी, वो सुबह से महसूस कर रही थी। सब उसे कितनी गिरी हुई नजरों से देख रहे थे, कितनी गंदी बातें कर रहे होंगे। उसकी आंखों में पानी जमा होने लगा, पैर कांप रहे थे। वो बामुश्किल ऑफिस से घर के लिए निकली थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। कहीं भी रेंट पर कमरा नहीं मिल रहा था। वो क्या करती? उस घर के बाहर सड़क पर तो रह नहीं सकती थी। इन्हीं तमाम बातों की वजह से वो कबीर के साथ कभी ऑफिस नहीं आई। जितना वो र्यूमर्स से बचना चाहती थी, उतना ही इन सब में फंस गई थी। कबीर ने उस दिन के बाद कभी उससे कुछ नहीं कहा था, बल्कि वो तो उसके सामने ही नहीं पड़ा था। वो जल्द से जल्द यहाँ से चले जाने के लिए बेचैन थी। मुक्ता, बेटा आ जाओ, चाय बनाई है अभी, बाद में आराम कर लेना। सारिका जी, जो कबीर के साथ बैठकर चाय पी रही थी, उन्होंने मुक्ता को कमरे में जाते देख आवाज दी थी। उनकी आवाज पर उसके कदम चंद लम्हों के लिए सुस्त हुए थे, लेकिन फिर वो तेजी से कमरे में घुस गई। इसे क्या हुआ? सारिका जी उसके कमरे की ओर बढ़ गई। योगेश जी करीब के पार्क में गए हुए थे। वहां उन्हीं के हम उम्र कुछ दोस्त बन गए थे। कबीर भी उनके पीछे आ गया था। मुक्ता, क्या हुआ? उन्होंने दरवाजा खोला और अंदर आ गई। वो बेड पर उसकी बैग पर हाथ पर सर रखे हुए रो रही थी। उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि इस तरह की बातें उसके बारे में हो रही थी। मुक्ता, क्या हुआ बच्चे, रो क्यों रही है? वो उसे अपनी ओर करते हुए बोली। वो उनके गले लग गई और रोते हुए आंसुओं के दरमियान सारी बातें उन्हें बता दी। उन्होंने उसे सीने से लगा लिया था। मम्मी पापा, आपसे जरूरी बात करनी है। कबीर जो सभी बातें सुन चुका था, सारिका जी और योगेश जी से बोला। वो रोज रात में उनके पास आता था और थोड़ी देर बातें करने के बाद अपने कमरे में जाता था। आज मुक्ता को ऐसे रोते हुए देखकर उसका दिल कट कर रह गया था। वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि मुक्ता के कैरेक्टर पर कोई आँच आए, लेकिन जो हो चुका था उसे बदला भी नहीं जा सकता था। वो ऑफिस के लोगों की जुबान बंद नहीं कर सकता था, और अगर कर भी देता तो उनकी नज़रों को पढ़ने का हुनर मुक्ता के पास था। वो समझ गया था कि वो अपने कैरेक्टर को लेकर कितनी इमोशनल है। हाँ बेटा, बोलो ना, योगेश जी ने कहा। पापा, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। हमारे पास ऐसा क्या है बेटा जो हम तुम्हें दे सके? तुम एक बार बोलो तो सही। अगर हम तुम्हें कुछ दे सके तो बहुत खुशी होगी हमें। पापा मम्मी, मैं जिंदगी का ये सफर मुक्ता का हाथ थाम कर पूरा करना चाहता हूँ, अगर आपको कोई एतराज ना हो। उसने हिचकिचाते हुए अपनी बात पूरी कर दी। उन दोनों के चेहरे पर पल भर के लिए खुशी आई, लेकिन अगले ही पल एक साया गम का भी लहरा गया। बेटे, अगर हम तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर पाते तो हमें बहुत खुशी होती, लेकिन ऐसा शायद मुमकिन नहीं है, उन्होंने उदास लहजे में कहा। लेकिन क्यों पापा? कबीर, मुक्ता हमारी बेटी नहीं, बहू है। मेरे बेटे मानो की विधवा, सारिका जी ने कहा। मुझे तो इससे कोई परेशानी नहीं है। क्या आप लोग इसकी शादी करने के पक्ष में नहीं हैं? वो कुछ पल चुप रहने के बाद बोला। नहीं बेटा, हमें तो बहुत खुशी होगी, लेकिन मुक्ता वो कभी नहीं मानेगी। वो मान जाए तो हमें कोई परेशानी नहीं है, योगेश जी ने कहा। मैं मुक्ता को मना लूंगा, मगर पहले आप लोगों की रजामंदी जरूरी है। हम तो राजी हैं, लेकिन मैं राजी नहीं हूँ। सर, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, मेरे लिए भी अच्छा सोचते होंगे, लेकिन कुछ लोग इस लायक नहीं होते हैं कि उनके साथ अच्छा किया जाए। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि मैं विधवा हूँ, बल्कि मुक्ता आगे भी बोलना चाहती थी कि सारिका की भर्राई आवाज ने उसे रोक दिया। नहीं मुक्ता, नहीं मम्मी प्लीज, आज मुझे मत रोकिए। आपने मुझसे वादा किया है कि आप मुझे ये बात बोलने देंगी अगर मैं चाहूंगी। तो सर, मैं मम्मी पापा के बेटे मानो की कातिल हूँ। अपने आप को विधवा मैंने खुद बनाया है। कातिल हूँ मैं, मम्मी पापा की खुशियों की, अपने पति की। आप एक कातिल से शादी तो नहीं करना चाहेंगे ना? वो उसे हक तक छोड़कर कमरे में से जाने लगी थी कि उसने उसकी कलाई को अपनी गिरफ्त में ले लिया। अपने सवाल का जवाब दिए बिना जा रही हो? चलो मैं तुम्हें इसका जवाब दे दूं, उसने गंभीर लहजे में कहा और उसकी कलाई से पकड़कर खींचते हुए हाल की ओर ले जाने लगा। छोड़िए मुझे सर, मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ दीजिए मुझे। वो खींचते हुए कलाई छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। योगेश जी और सारिका जी भी पीछे पीछे आ रहे थे और कबीर को रोकने के लिए बोल रहे थे। वो बिना किसी की बात सुने उसे लेकर हाल में एक और मंदिर में ले आया था और माँ जगदम्बा के चरणों से सिंदूर उठाकर उसकी मांग से सजा दिया था। उसके ऐसा करते ही
मुखालफत करती मुक्ता के हाथ रुक गए थे। वो फ्रीज हो गई थी। फटी फटी आंखों से उसे देखते हुए उसने बाएं हाथ से अपनी मांग को छुआ था और हाथ आंखों के सामने लाकर सिंदूर को देखा। दाएं हाथ की कलाई अभी तक कबीर की गिरफ्त में थी। पीछे आते योगेश और सारिका जी पल भर के लिए चौंके थे, लेकिन फिर उनके चेहरे सुकून से भर गए थे, मानो जीवन की सबसे बड़ी खुशी मिल गई हो। अब तुम्हारी जिंदगी में भी रंग होंगे मुक्ता। वो मुक्ता से रूबरू था। मुक्ता जैसे नींद से जागी थी। कबीर की हरकत उसे सुलगा गई थी। उसने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और भागते हुए अपने कमरे में चली गई। मुझे नहीं बंधना है किसी बंधन में मम्मी। मैं शादी नहीं करूंगी, बिल्कुल नहीं। आप चाहें तो मुझे जहर दे दें या अपने हाथों से मेरा गला दबा दें, लेकिन मैं फिर से कोई बहसीपन बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं मर जाऊंगी मम्मी, प्लीज मुझे मजबूर मत कीजिए। उसके लहजे में ऐसा दर्द और तकलीफ थी कि वो जो उसे समझाने के लिए आई थी उनकी भी आंखें नम हो गईं। मुक्ता, बेटा सब मर्द एक जैसे नहीं होते। तेरे पापा को देख, आज तक कितना ख्याल रखते हैं मेरा। कभी तुझे लगा कि उन्होंने मुझे कोई तकलीफ दी है या दी होगी? मेरा दिल कहता है बेटा, कबीर तुझे बहुत खुश रखेगा। वो बहुत चाहता है तुझे। उन्होंने उसे प्यार से समझाया, लेकिन मम्मी, मैं मेरे मन में कुछ नहीं है। उनके लिए बस गुस्सा है बेहद, और मेरी मर्जी की उनके नज़दीक कोई अहमियत नहीं है। तभी तो बिना मुझे समझे, बिना पूछे बस मेरी मांग। मैं मम्मी, मैं नहीं रह सकती शादी के नाम के रिश्ते में। आप तो समझिए प्लीज, उसने फिर से कहा। वो बेबस सी उसे देखती रही और फिर बाहर आ गई। मम्मी, क्या कहा मुक्ता ने? वो तो उन्हीं के इंतजार में था। मैं उसे समझा नहीं पाई बेटा। वो तैयार नहीं है और उसकी गलती नहीं है। उसकी जिंदगी ने उसे एक के बाद एक ऐसे दर्द दिए हैं कि उसे खुशियों में भी गम नजर आने लगे हैं। उन्होंने कबीर से कहा। मम्मी, मैं बात करूं? उसने पूछा। तमाम रात आंखों में बीत गई थी और फिर उन तीनों ने ये डिसाइड किया था कि मंदिर में शादी कर दी जाए, और इसी मकसद से सारिका जी मुक्ता को समझाने उसके कमरे में गई थी। लेकिन फिर ना उम्मीद लौट आई थी कि वो किसी और तौर भी राजी ना हो रही थी। मुक्ता, कबीर ने धीरे से कहा। वो जाने किस सोच में डूबी हुई ख्यालों में गुम थी। उसे जरा भी एहसास ना हुआ था। वो खिड़की के पास खड़ी थी। वो अभी भी रात वाले हुलिये में थी। ब्लैक कलर के सूट में सोकवार सा चेहरा, सूजी हुई कदरे सुर्ख आंखें, कभी कभी कांपते मुलायम होठ। वो बिला सुबह बहुत हसीन लग रही थी। इस वक्त हवा से बेगाना सी थी। दुपट्टा बाएं साने पर लटका हुआ फर्श चूम रहा था। मांग में भरा सिंदूर अभी तक वैसा ही था। लग रहा था रात भर सोई भी नहीं है। वो आगे बढ़ा तो उसने चौंक कर उसकी तरफ देखा। लम्हे भर को डर का साया चेहरे पर लहराया और फिर गुस्से से वजूद दहक उठा था। कबीर उसके करीब आया था। आप क्या करने आए हैं यहाँ? जो भी बात करनी है दूर से कीजिए, वो गुस्से से बोली। कबीर ने झुककर उसका दुपट्टा उठाया और आंचल को उसके सर पर डाल दिया। वो कुछ शांति सी होकर अनचाहे ही पलके झुका गई। मुक्ता, मुझे माफ कर दो। मुझे कल रात तुम्हारी मांग नहीं भरनी चाहिए थी। बगैर तुम्हारी रजामत के ऐसा करना मेरी गलती थी। लेकिन जब तुमने मम्मी को ऑफिस में हुई बातों के बारे में बताया था तो मुझे बहुत गुस्सा आया था। तुम्हारे बारे में ऐसी बातें मुझे तपा गई थी, और सबका मुंह बंद करने का बस यही तरीका समझ आया था मुझे। उसने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, मानो मन की था ले रहा हो। सर, जो भी हुआ है मैं उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती। शादी तो मेरे ख्वाबों ख्यालों में दूर दूर तक नहीं है, इसलिए आप भी सब कुछ भूल जाइए। उसने दो टूक जवाब दिया था। मुझ में ऐसी कौन सी कमी है मुक्ता कि तुम मुझे अपनी जिंदगी में शामिल नहीं कर सकती? सर, कुछ बातें दोहराने में तकलीफ होती है, और आप तो मुझे फिर से पुराने दर्द को जीने पर मजबूर कर रहे हैं। बस ये समझ लीजिए कि ये मेरे बस में नहीं है। उसने ठहरे लहजे में कहा, लेकिन उसके पीछे छिपी बेचैन वो समझ गया था। ऐसा कौन सा डर है, कौन सा दर्द है, कौन सी तकलीफ है मुक्ता, जो मुझसे शादी करके तुम्हें मिलेगी? सर प्लीज, आप मुझे अकेला छोड़ दीजिए। वो बेचैनी से रुख फेर गई थी। मैं जाने बिना नहीं जाऊंगा मुक्ता। वो फिर सामने आ गया था। तो सुनिए, किसी का मेरे करीब आना मुझे जलाता है। मुझे छूने की कोशिश तक करना मेरी सांसें रोकता है। किसी भी मर्द पर एतबार नहीं होता है। प्यार तो बहुत दूर की बात है। मैं आपको धोखे में नहीं रखना चाहती। मैं शादीशुदा जिंदगी में किसी को कोई सुख नहीं दे पाऊंगी। पत्नी का फर्ज नहीं निभा सकती। वो शर्म से सुर्ख चेहरे के साथ आंखें बंद कर सब बोल गई। कबीर उसके खूबसूरत चेहरे को देखता रहा, फिर नजरें हटाकर हल्के से मुस्कुराया। पत्नी का कौन सा फर्ज नहीं निभा सकती तुम? उसने निचला होंठ दांतों में दबाया। मैं प्लीज सर, आप
आप जाइए प्लीज मुक्ता, जब तक तुम कंफर्टेबल नहीं हो जाती हम रिश्ता हद में रहकर निभाएंगे। वो उसके करीब आकर धीरे से बोली। उसने एक नज़र कबीर पर डाली। वो आंखों में सच्चाई और मोहब्बत की जोत जलाए उसे देख रहा था, लेकिन वो यकीन करने से इनकारी थी। आप पर एतबार करने की कोई वजह नहीं है मेरे पास, वो कहते हुए उसकी नज़रों से नर्वस हो गई थी। देखो मुक्ता, जो कुछ ऑफिस में सुना तुमने, सोचो अगर कोई मम्मी पापा से कहे तो क्या वो बर्दाश्त कर सकेंगे? एक बार उनके बारे में भी तो सोचो। और फिर अब ना तो तुम विधवा रह गई हो और ना ही पूरी सुहागन बन पाई हो। अपनी खुद गर्जी में मम्मी पापा के अरमान तो न जलाओ। मैं तुम्हारे साथ कभी जबरदस्ती नहीं करूँगा। अब तुम्हारा जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। वो उसे कहकर कमरे से बाहर निकल गया था। मंदिर में सादगी से शादी अंजाम पा गई थी। वहां से आने के बाद सबने साथ में खाना खाया था। रघु काका आज बहुत खुश थे। पापा मम्मी की खुशी का भी पारावार ना था। कबीर के होठ भी मुस्कुरा उठे थे। बस एक वही थी जो चाह कर भी खुश ना हो पा रही थी। वो 7 फेरों की कस्मों में तो बंध गई थी, मगर दिल से इस रिश्ते को नहीं अपना पाई थी। आज तमाम रस्मों रिवाज के साथ वो उसकी दुल्हन बन गई थी। खाने के बाद मम्मी उसे तैयार करके कबीर के बेडरूम में लाई थी और वो शर्म से जैसे गली जा रही थी। कभी उनके बेटे के कमरे में उसके बेड पर हुआ करती थी वो, और आज अपने हाथों उसे किसी और की सुपुर्द कर रही थी। और कबीर क्या सलूक करेगा वो? मर्द के कहने पर और करने में बड़ा फर्क होता है। जिंदगी सबको दूसरा मौका नहीं देती। तुम खुश नसीब हो मुक्ता कि तुम्हें ये मौका मिला है। कबीर बहुत अच्छा इंसान है। अपने माँ जी के साय से अपने हाल को दूर रखना बेटा। अपने गुस्से से, नफरत और हठधर्मी से उसे खो मत देना। मैं तेरी माँ हूँ और अपनी बेटी से हर माँ यही उम्मीद करती है कि वो अपने जीवन साथी की हो जाए, पूरी तरह उसके रंग में रंग जाए। हमारा सर कभी शर्मिंदगी से मत झुकने देना। इतना मान रखोगी ना? शारका जी ने उसे समझाते हुए पूछा। वो बामुश्किल बस सर हिला पाई थी। वो मुस्कुराते हुए बाहर निकल गई थी। वो धीरे से कमरे में दाखिल हुआ तो वो बेड पर नहीं थी। वो खिड़की के पास ही खड़ी थी। सिक्विन रेड कलर की साड़ी में उसका रंग दमक रहा था। लंबे सिल्की बाल खुले थे। मांग में सिंदूर और माथे पर बिंदियां चमचमा रही थी। बड़ी बड़ी काली आंखें, सुतवा नाक और खूबसूरत होठ जो आज सुर्ख लिपस्टिक की बदौलत और भी कातिल लग रहे थे। कानों में झुमके, गले में मंगलसूत्र और हाथों में भरी भरी चूड़ियां, वो सर से पैर तक कयामत लग रही थी। आज पहली बार उसने उसे रंगीन कपड़ों में इतना सजा सवरा हुआ देखा था। दरवाजा लॉक होने की आवाज पर वो सिहर गई थी। मुट्ठियां साड़ी पर साइड में कस गई थी और खौफ से आंखें बंद हो गई थी। वो खुद को आने वाले पलों के लिए तैयार कर रही थी। यूं तो उसने उसके करीब न आने को कहा था, लेकिन उसे जरा भी एतबार नहीं था उस पर। पहली शादी की पहली रात जहन में ताजा हो उठी थी और बेसाख था। आंखें नम हो गई थी। तुम बहुत हसीन लग रही हो, आंखें तो खोलो प्लीज। उसकी मोहब्बत भरी आवाज बेहद करीब से उभरी थी। उसने जल्दी से आंखें खोल दी। वो उसके बिल्कुल सामने खड़ा उसे निगाहों में समेटे था। वो शर्म से खुद में ही सिमटने लगी थी। उसकी नजरों से बचने के लिए वो रुख मोड़कर खड़ी हो गई, लेकिन उसने उसे सानों से पकड़कर अपनी तरफ घुमा लिया। सर, आपने कहा था। इससे पहले कि वो आगे कुछ बोलती उसने उसके होठों पर उंगली रख दी। सर नहीं, कबीर, अब तुम मेरी बीवी हो, एम्प्लॉय नहीं। जी। उससे कुछ बोला नहीं जा रहा था। वो बेबसी से होठ काटने लगी। कबीर चंद लम्हों तक उसे यूं ही निगाहों से दिल में उतारता रहा। अगर यूं ही होठों को जख्मी करती रहोगी तो मुझे अपने होठों से मरहम लगाना होगा, वो शरारती लहजे में बोला। उसने रुककर एकदम नजरें उठाई थी जिनमें हैरानी और खौफ था। उसके होठ कांप रहे थे, मानो लफ्ज ना मिले हों। नजरें दोबारा झुक गई थी और कबीर के होठ मुस्कुरा दिए थे। जस्ट किडिंग, रिलैक्स, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। चलो सो जाओ, बहुत रात हो गई है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। सुबह दरवाजे पर दस्तक से दोनों चौंक कर उठे थे। कबीर सोफे पर सोया हुआ था और वो बेड पर। वो दरवाजा खोलने की गरज से उठी कि कबीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। बेटा, पूजा करनी है, उठ जाओ। ये सारिका जी थी। कबीर ने खड़े होकर मुक्ता को देखा और फिर उंगली से होठ की लिपस्टिक हल्की सी फैला दी। हाथ बढ़ाकर उसके बाल बिखरा दिए और फिर उसकी साड़ी के आंचल से तिल निकालने लगा। ये क्या कर रहे हैं आप? वो उसकी छुअन से चीयर उठी थी। जरूरी है, वरना मम्मी को मैं तो नहीं समझा सकता कुछ। उसने चुप कराते हुए पिन निकाल दी।
और फिर उसे दरवाजा खोलने का इशारा करते हुए अपनी शर्ट उतारकर बेड पर उल्टा लेटकर आधी अधूरी सी चादर खुद पर डाल ली। वो उसका मकसद समझकर सुर्ख हो गई थी। दरवाजे पर सिर्फ दस्तक हुई थी। उसने आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया। सारका जी ने उसकी शर्म से बोझिल सुर्ख आंखें देखी और फैली हुई लिपस्टिक, मचटा हुआ आंचल और फिर बेड पर सोए कबीर की चौड़ी पुश्त उनके दिल को सुकून दे गई। वो उसे और कबीर को जल्दी नीचे आने की ताकीद करके चली गई। मम्मी पूजा के लिए बुलाने आई थी, आप नहा लीजिए, उसने कहा। तुम बात ले लो, मैं बाद में नहा लूंगा, वो उनीदी सी आवाज में कहकर सो गया। तमाम रात सोफे पर उसे ठीक से नींद नहीं आई थी। मुक्ता ने उस पर झिझकती सी नजर डाली और फिर अपने लिए साड़ी निकालकर बाथरूम में घुस गई। उसने गीले बालों को झटककर पीछे किया तो उड़ती हुई बूंदें कबीर पर गिरी तो वो नींद से बेदार हो गया। अधखुली आंखों से देखा तो वो पर्पल कलर की साड़ी पहने हुए आईने के सामने खड़ी होकर बालों को संवार रही थी। धुला धुला निखरा चेहरा बेहद मासूम लग रहा था। वो चंद लम्हों तक उसे देखता रहा, मानो यकीन कर रहा हो कि ये उसकी है और उसके पास है। फिर जल्दी से उठकर बाथरूम में घुस गया। पूजा के बाद वो मम्मी पापा के पास बैठ गया था और मुक्ता सबको चाय देने के बाद रसोई में रघु काका के साथ नाश्ता तैयार करने में लग गई थी। आज यहाँ खड़े होना और कुछ करना एक अलग ही एहसास दे रहा था। कबीर सर ने सबको कॉन्फ्रेंस हॉल में आने के लिए कहा है, इसलिए सब लोग जल्दी से पहुंचिए। श्वेता ने सबको आने के लिए कहा और खुद भी जल्दी से वहां पहुंची। कबीर ने दरवाजा खोलकर मुक्ता के साथ एंटर किया था और सबकी आंखें हैरत से फैल गई थी। जहां कबीर व्हाइट शर्ट और ब्लू जीन्स पहने हुए अपने दराज कद और वजीज सरापे के साथ बेहद स्मार्ट लग रहा था, वहीं आज मुक्ता को पहली बार रेड बॉर्डर की पर्पल कलर की सिल्क की साड़ी में अलग ही अंदाज में देखा था। उसने बालों का जूड़ा बनाया हुआ था, मांग में सिंदूर, माथे पर छोटी सी बिंदी, होठों पर रेड लिपस्टिक, आंखों में काजल और कानों में सोने के टॉप्स पहने हुए, बाएं हाथ में रिस्ट वॉच और दाएं हाथ में कंगन पहने वो नजर लग जाने की हद तक दिलकश लग रही थी। गाइस, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई गार्जियस वाइफ मुक्ता कबीर सिंह। क्या आप इसका अगला भाग सुनना चाहते हैं? तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।